Hello students, after discussing the adjoint, we will move to solving system of linear equations. ठीक है, तो linear equations वैसे हम लोगों ने 10th क्लास में भी सॉल्व किए. ठीक है, तो एक तो दो वेरिएबल की इक्वेशन होती है. ठीक है, तो वो कुछ ऐसे करके होगी. दिस इज लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन, से दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब इसमें हमने 10th क्लास में ये बात पढ़ी थी कि अगर a1 अपॉन a2 मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो इज नॉट इक्वल्स टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, तब तो ये हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा. ठीक है, ये तो पहला केस हो गया, केस फर्स्ट. ठीक है, फिर केस सेकंड की तरफ मूव करें तो इन दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट इट विल नॉट बी इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. तो ये कंडीशन हो जाएगी पैरेलल लाइंस की. ये पैरेलल लिखा हुआ है मैंने, और इसमें हो जाएगा नो सॉल्यूशन. ठीक है, फिर से केस थर्ड में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. तो इनको बोलते हैं अपने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ठीक है, और कोइंसाइड लाइंस या ओवरलैपिंग, कुछ भी. ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे करना है, तो अगर सिंपली हमें सॉल्व करना हो तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इनको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अगर वो बोले कि मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है तो देखो हो क्या रहा होगा. मान लो कि आई विल कंसीडर टू इक्वेशन. ओके, लेट मी थिंक. वन, ठीक है, जैसे ये दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं. ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने रीराइट करके लिखा ऐसे, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -4. ठीक है, एंड दिस इज रिटन एज 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, अब अगर मैं इस x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ले लूं, मतलब ये 2 है, ये 3 है, x के कोफिशिएंट लिख दिए, ये y के कोफिशिएंट लिख दिए, इनका मैं मल्टीप्लाई कर दूं एक मैट्रिक्स से x y से, और यहां पे इस मैट्रिक्स को अलग से मैं नाम दे दूं ऐसे. तो अगर इस मैट्रिक्स को a से रिप्रेजेंटेड करूं, इसको कैपिटल X से और इसको b से, तो ax इक्वल्स टू b आ रहा है. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस, और जब इक्वेट करोगे तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू दिस. तो तुम देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स को अगर इस मैट्रिक्स से कॉमन मल्टीप्लाई करता हूं, सॉरी मैं, तो आपको ये वाली लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी दोनों इक्वेशंस की, और वहां एक और मैट्रिक्स मिल जाएगी. इसका ऑर्डर देख लेते हैं. इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 1. तो जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगी वो 2 इंटू 1 की मिलेगी, यहां भी मैट्रिक्स 2 बाई 1 की है. तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, वहां से x और y की वैल्यूज आ सकती हैं. पहला तरीका तो ये, मतलब क्या कि अगेन यही इक्वेशंस मिल जाएंगी, फिर उनको सॉल्व कर लो. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड. अब दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं. ax इक्वल्स टू b मुझे लिखा हुआ है, तो व्हाट डिड आई डू कि मैंने दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया. जब मैंने a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो यहां तो बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां x आ गया. ठीक है, इक्वल्स टू ये a इनवर्स b से मल्टीप्लाई होके कुछ अलग मैट्रिक्स दे देगा, से उसको d बोल दिया मैंने मैट्रिक्स को. तो जब d को आप कंपेयर करोगे तो ये 2 बाई 1 की होगी, ये भी 2 बाई 1 की होगी. i से किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम आ जाता है. तो मतलब x विल बी इक्वल्स टू a इनवर्स b. This will be the solution.
अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अगर वो यूनिक है तो, ठीक है। जैसे इसमें इफ आई वुड लाइक टू चेक, तो 2/3 इज नॉट इक्वल्स टू -3/1। तो ये जो लाइंस हैं वो कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहां तक प्लीज नोट इट डाउन, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। लेट्स सॉल्व वन एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन से इट विल बी मोर क्लियर। ठीक है, तो इसमें जो ए मैट्रिक्स है मेरी, अगर इसको कोफिशिएंट्स को लिखूं तो दिस विल बी ए मैट्रिक्स, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स तो वेरिएबल्स वाली होगी, तो एक्स एंड वाई। फिर ये बी जो है, ये राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स लिखते हैं। नाउ आई कैन से कि ए एक्स इज इक्वल्स टू, अगर बी आ रहा है तो x मस्ट बी इक्वल्स टू ए इनवर्स b, जो भी बताया भी था, ठीक है। तो ठीक है, अपन फाइंड करते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स को कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो आप है ना माइनर निकालो, माइनर्स। तो माइनर्स निकल जाएंगे M11, M12, M21 एंड M22। क्या आप निकाल लो, M11 आ जाएगा 3, क्योंकि 11 मतलब इस प्लेस पे ऐसे और ऐसे स्किप किया, 3 आ गया। 1 2 ऐसे स्किप किया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 आ गया, ठीक है। फिर अगेन इसके अलोंग स्किप किया तो फिर से 2 आ गया, और जब 3 के अलोंग स्किप किया तो 1 आ गया। ये तो आ गया आपके माइनर्स। माइनस निकालने के बाद आई विल मूव टू कोफैक्टर्स। और अगर आपने पहले वाला वीडियो फॉलो किया है तो C11, C12, C13 सॉरी C21 एंड C22, ये वैल्यूज तो सेम आएंगी, वैल्यूज तो ये सेम आएंगी, बट होगा क्या, जो ये पोजीशंस मतलब 1 + 1 मिलके इवन बन रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम पॉजिटिव। तो ये आ गए अपने कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के बाद वी हैव डिस्कस्ड कि एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज लिखना है तो 1 1, जैसे यहां पे देखो ना, अगर इसको मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। और इसका मैं अगर ट्रांसपोज कर देता हूं तो आई विल गेट 3 -2 -2 1, ठीक है। ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकाल दीजिए। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो इसमें तो सॉल्व करने के लिए बोला था, अगर वो पूछे कि सॉल्व हो सकती है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर ये नॉन जीरो आ रहा है तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब यूनिक सॉल्यूशन इन दैट केस आएगा। तो डिटर्मिनेंट निकाल लिया इस मैट्रिक्स का, तो 3 - 4, तो डिटर्मिनेंट इज -1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, एज ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/-1 ऑफ 3 -2 -2 एंड 1। तो जो इनवर्स आएगा वो आएगा -3 2 2 एंड -1, ठीक है। ठीक है, ए इनवर्स निकाल लिया। अब क्या करेंगे, जब ए इनवर्स निकल गया तो यहां हमने लिखा है कि एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी। तो ए इनवर्स लिख दिया विच इज -3 2 2 एंड -1, एंड दिस मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय 2 3। जब इसको सॉल्व किया तो x मस्ट बी इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -6 + 6 4 -3,
तो x इज नथिंग, 2/1 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे आ गया 0 और 1। तो ऑन कंपेयरिंग x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1। तो ये तो मैट्रिक्स इनवर्स से मैंने सॉल्व किया, मल्टीप्लिकेशन से या 10th वाले मेथड से यू कैन सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। प्लीज नोट इट डाउन, पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। नाउ लेट्स मूव टू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। तो मान लीजिए दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो हो क्या क्या सकता है? फर्स्ट वन, दे मे बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब आइदर दे में बी वन सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, दोनों ही कंसिस्टेंट में आएंगे। सेकंड वन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? नो सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इज होमोजीनियस इक्वेशंस। इन होमोजेनियस इक्वेशन ये जो मैट्रिक्स बनती है, मतलब इफ आई डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स तो आ जाएगी A1 B1 C1 A2 B2 C2, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x y एंड z आर मेंशन्ड, ठीक है। ये तो ए मैट्रिक्स आ जाएगी। एक्स मैट्रिक्स की बात करूंगा, x y z ये आ जाएगा, और मैं बी मैट्रिक्स की बात करूंगा तो D1 D2 एंड D3 ये आ जाएगा। तो होमोजेनियस इक्वेशन में हमेशा ही b इक्वल्स टू 0 मिलेगा। मतलब अगर मैं एग्जांपल से दिखाना चाहूं तो आई कैन शो यू कि इस टाइप की इक्वेशन, तो इसमें ये वाली तीनों टर्म 0 हैं, उनको बोलेंगे होमोजेनियस इक्वेशंस। इसके अंदर एक तो ट्राइवल सॉल्यूशन होता है। ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 0, एंड यू कैन क्लियरली सी कि 0 वैल्यू x y z तीनों की अगर वैल्यू 0 है तब तो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है नॉन ट्राइवल, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, मतलब वन ऑफ x y z इज नॉन 0, या वन ऑफ बोलने के बजाय आई कैन से एटलीस्ट वन ऑफ x y z इज नॉन 0। तो ये थ्योरी नोट कर लीजिए। वैसे अपने 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से दो ही बातें होती है, आइदर कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट में भी यूनिक सॉल्यूशन ही पूछा जाता है। और बाकी इसकी जो बाकी की थ्योरी है, मतलब अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है ना, इसके अंदर जो है डिस्प्यूट है ना कि वन सॉल्यूशन है कि मैनी सॉल्यूशन है, इसको फिर वी विल डिस्कस इन वेक्टर एंड 3D, जिसमें हम प्लेन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां तक की थ्योरी नोटेड डाउन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच इज 3 इक्वेशंस दी हुई है अपन को। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो इनको मैट्रिक्स वाइज अलग अलग कर लिया, ए मैट्रिक्स को अलग कर लिया, बी मैट्रिक्स को और एक्स मैट्रिक्स को, इनको अलग अलग कर लेंगे। तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बन गई ए मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स इज नथिंग बट ये वेरिएबल्स हो जाएंगे, और जो बी मैट्रिक्स है दैट विल बी 4 0 एंड 2, ठीक है। तो अगर ये इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, इस बात का मतलब क्या? इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा।
अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा दैट मीन्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है, ये श्योर है। तो निकाला मैंने डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने रो 1 के लॉन्ग एक्सपांड किया, तो एक तो 1 के साथ कुछ लिखना है, इसका साइन चेंज किया, +1 के साथ कुछ लिखना है, और फिर इस 1 के साथ, मतलब आई एम एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो इस 1 के अलोंग जब मैंने किया तो 1 + 2 ये आ जाएगा। इस -1 के अलोंग किया तो 2 + 2 ये आ जाएगा। और इस 1 के अलोंग तो 1 2 - 1 +1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट 3 + 4 + 1। आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर, कहीं अगर मिस्टेक नहीं की है तो। सॉरी, यहाँ -3 है, ठीक है। लेट्स मूव टू डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, इस 1 के अलोंग इसका साइन चेंज करूंगा, R1 के अलोंग एक्सपांड कर रहा हूं, और फिर ये 1 करते क्या है, इस 1 के अलोंग निकाला तो यहां से स्किप किया, 1 + 3, दिस विल बी 1 + 3। जब इस -1 के अलोंग किया तो 2 + 3, दैट विल बी 2 + 3। साइन चेंज करना होता है दूसरे वाले में। इस 1 के अलोंग किया तो 2 - 1, दैट विल बी 2 - 1। सॉल्व किया तो आ गया यहाँ से 4 + 5 + 1 विच इज इक्वल्स टू 10 एंड नॉट इक्वल्स टू 0। सो A इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। फिर अब मैंने निकाल दिया पहले तो माइनर, तो माइनर की मैं मैट्रिक्स ही बना देता हूँ डायरेक्टली, यू कैन राइट इट इंडिविजुअली। तो इस 1 के अलोंग किया तो आ गया मेरे पास 4, इस -1 के अलोंग किया तो आ गया मेरे पास 5, ठीक है, और इस 1 के अलोंग किया तो आ गया मेरे पास 1। जब इस 2 के अलोंग करूंगा तो ये वाली और ये वाली ये स्किप करूंगा, और ये हो गया -1 एंड अगेन -1, दिस विल बी इक्वल्स टू -2, ठीक है। और जब इस 1 के अलोंग करूंगा तो दीज 4 वैल्यूज विल बी लेफ्ट, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। जब इस -3 के अलोंग करूंगा तो दिस विल बी 2, ठीक है। एंड लास्ट वन, लेट मी इरेज इट, ठीक है। लास्ट वाली करूंगा तो ये तो परमानेंट ही होगी। अब इस 1 के अलोंग कर रहा हूं तो दिस विल बी 3 - 1, दैट 2, इस 1 के अलोंग किया तो -3 - 2 दैट इज -5, और इस 1 के अलोंग किया तो दिस विल बी 1 + 2 दैट इज 3। तो प्लीज चेक कि हमने सही लिख दिया इसको। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो आए हैं माइनर। अब कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोफैक्टर निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, माइनर वाली सेम लिख दी भाई जो भी आ रही थी अपनी, उसके बाद देखो पोजीशन देखी कि कौन कौन सी पोजीशन ओड है। तो ये वाली पोजीशन ये ओड मिलेंगी, तो इनके मैंने साइन चेंज कर दिए, ध्यान से देख लीजिए। फिर अब क्या करेंगे, अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 एंड 3, ये निकल गया अपना एडजॉइंट। अब क्या करना है,
अब तो अपन को इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इज 10 एंड एडजॉइंट इज 4 minus 5 1 2 0 minus 2 and 2 5 3। ठीक है, अब यानी को सिंस ax equals to b, therefore x will be equals to a inverse b, तो x will be equals to 1 upon 10 4 2 2 minus 5 0 5 1 minus 2 3 को मल्टीप्लाई किया बी मैट्रिक्स से विच इज 4 0 एंड 2। तो आई थिंक यू कैन मल्टीप्लाई। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट दिस टाइप ऑफ रिजल्ट एंड उसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू -1 एंड z इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन की सॉल्विंग होगी यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। वन मोर मेथड इज टू बी डिस्कस्ड, दैट इज डिटर्मिनेंट मेथड और क्रैमल्स रूल, उसको भी देखते हैं हम। उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज डिटर्मिनेंट मेथड, क्रैमर रूल। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए अपन को 3 इक्वेशन दे रखे हैं इस हिसाब से। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन एंड से दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा निकाल लिया। डेल्टा इज लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट, मतलब इससे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ऐसे डेल्टा निकाल लिया। ठीक है, फिर डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 निकाला। उसमें क्या किया, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट था इसके कॉलम्स को एक एक बार इन वैल्यूज से रिप्लेस किया। कहने का मतलब जैसे मान लो डेल्टा 1 में मैंने फर्स्ट कॉलम हटा के ये रख दिया d1 d2 d3, बाकी सब सेम। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा 2 में मैंने क्या किया, फर्स्ट सॉरी दिस इज a1, सेकेंड चेंज किया, थर्ड वाला सेम। और डेल्टा 3 में मैंने क्या किया, डेल्टा 3 में फर्स्ट 2 सेम एंड थर्ड वाला मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब मान लिया मैंने इसके कोफैक्टर निकाले इस कॉलम के अलोंग, तो मतलब CA1 CA2 और CA3 निकाले। कोफैक्टर समझते हैं ना, जैसे CA1 निकलेगा तो B2 C3 माइनस B3 C2 इस टाइप से, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई B2 C3 माइनस B3 C2 ऐसे। इसका कोफैक्टर निकलेगा तो वो नेगेटिव साइन के साथ निकलेगा, और निकलेगा जो भी ये मतलब इसको स्किप करके B1 C3 माइनस B3 C1 इस टाइप से, और ऐसे ही इसका B1 C2 माइनस C है ना, इस टाइप से निकल जाएगा। मतलब आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि वो जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है इसका, क्रैमर्स रूल का। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इसको मैंने CA1, इसको CA2, इसको CA3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एक चीज मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में बताई थी कि अगर किसी कॉलम के डिटर्मिनेंट का
उसी कॉलम के एलिमेंट्स, मतलब किसी कॉलम के कोफैक्टर निकालने में और रिस्पेक्टिव हम उसी कॉलम के एलिमेंट्स से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तब तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आ जाएगी, अदरवाइज अपन को क्या मिलेगा, 0। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x के साथ मिलेगा a1 इंटू सी a1, ठीक है, प्लस y के साथ मिलेगा सी a1 इंटू b1, ठीक है, मतलब ये बाकी के एलिमेंट भी मिलेंगे, प्लस a2 सी a2, a3 सी a3। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो x के साथ a1 के साथ क्या होगा, ca1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a2 के साथ ca2 को, a3 के साथ ca3 का, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो x के साथ ये हो जाएगा, ऐसे ही y के साथ ये हो जाएगा b2 इंटू सी a2, b3 इंटू सी a3, इस टाइप से, प्लस z के साथ भी ऐसे हो जाएगा, मतलब सी a1 सी a2 सी a3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दैट विल बी c1 इंटू c2 इंटू c3 इक्वल्स टू, यही सीन होगा d1 वाले के साथ, ca1 ca2 ca3। तो अब देखो यहां तो मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलनी चाहिए, तो x के साथ तो मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप कोफैक्टर्स तो ले रहे हो फर्स्ट कॉलम के और एलिमेंट्स ले रहे हो सेकंड कॉलम के और यहाँ पे थर्ड कॉलम के, तो इन दैट केस दैट विल बी 0 इज इक्वल्स टू, अब यहां से देखो और इसको देखो d1, ये आपका डेल्टा 1 आ जाएगा, डेल्टा 1, एंड सिमिलरली we can get y into delta equals to delta 2 and z into delta equals to delta 3। तो वहां से x will be equals to delta 1 upon delta, y equals to delta 2 upon delta and z equals to delta 3 upon delta। तो यहां से अपने को x, y और z मिल जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, अपने जो 12th बोर्ड में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उसमें या तो इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है, जो एक केस बच गया है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, उसको वी विल डिस्कस इन 3D एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो अगर कंसिस्टेंट है लाइंस तो डेल्टा विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, अगर डेल्टा 0 नहीं है तो लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी और उसका सॉल्यूशन वी कैन फाइंड। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स मूव टुवर्ड्स सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन। इतना मैंने लिख दिया है, इट्स वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। 3 इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है, इसको सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाला मैंने विच इज 10 एंड इट मीन्स कि ये कंसिस्टेंट है लाइंस, ठीक है। फिर डेल्टा 1 में क्या किया, ये डेल्टा सेम था यहाँ तक, इसकी फर्स्ट रो मैंने चेंज कर दी, किससे, इनसे रिप्लेस कर दी। ऐसे सेकंड वाली में सेकंड कॉलम और थर्ड वाली में थर्ड कॉलम मैंने रिप्लेस कर दिया और फिर इनकी अकॉर्डिंगली वैल्यू निकाल ली जो कि आ गई, ठीक है। यहां तक तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, सिंपल सॉल्विंग है। उसके बाद क्या, वी हैव रीड दैट कि x इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा 1 की वैल्यू आई है 20, डेल्टा की वैल्यू आई है 10, तो सॉल्व करके इट इज टू y इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा which is minus 10 upon 10, that will equals to minus 1, and z equals to 10 upon 10 which is equals to 1, so sorry delta 3 upon delta। ऐसे आपने नोट कर लिया होगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन, बहुत सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो इसको हम क्रैमर रूल बोलते हैं। दिस इज वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। और अगर डेल्टा 0 आ जाए इसका मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक। नोट इट डाउन, पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर लीजिए।